नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने अपनी सरकार के कामों को गिनाया तो दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। तो आपको बता दें कि कासगंज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी आरएलडी पर निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, बसपा पर भी निशाना साधा, यानी कि तमाम अपने राजनीतिक विरोधी हैं उनको निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। पटियाली में इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। पहले की सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाती थी और अब की सरकार तीर्थ धामों का पुनरुद्धार कर रही है। ये फर्क साफ आपको नजर आ रहा होगा। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो भाइयों बहनों, मुझे आपसे दो बातें साफ कहनी है और वे बातें हैं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक सामना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। वाह भाई, ये तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। कासगंज वासियों का, एटा वासियों का, फर्रुखाबाद वासियों का, बदायूं वासियों का, आप सभी मतदाता भाइयों का 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है, पहली डोज, और 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। जो ये लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे कि ये भाजपा वैक्सीन है नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है नहीं लेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं ना अब आप। ये भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन नहीं, थर्ड वेव को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। थर्ड वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं भाइयों बहनों। दुनिया के अंदर थर्ड वेव तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित होकर के समाप्त भी होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे उनके मुंह पर वोट का तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी यहीं जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने अंत्योदय की बात की थी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुंचाने की बात की थी। आज जब वो सपना साकार हो रहा है तो उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव डालने वाले सरदेव कल्याण सिंह जी, बाबू जी का भी स्मृति को उनका स्मरण करते हुए मैं अपने आप को भावुक भी हो रहा हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबूजी की स्मृति में 1000 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बना देश का बड़ा कैंसर संस्थान बाबूजी के ही नाम पर बनाया है। और याद रखना, बुलंदशहर में एक राजकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण भी बाबूजी के ही नाम पर हो रहा है। और यही नहीं, अतरौली में पॉलिटेक्निक का नामकरण और चिकित्सालय का नामकरण ही बाबूजी के ही नाम पर हमने तय किया है। बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है, तो भाइयों बहनों डबल डोज राशन की भी मिल रही है ना। राशन मिल रहा है सभी को, महीने में 2 बार। पहले तो नहीं मिलता था ना, 17 के पहले कहां चला जाता था। देखो सामने ये फायर टेंडर बना है, फायर स्टेशन बना हुआ है,
ये भी डबल इंजन की सरकार ने ही बनाया है। एटा का मेडिकल कॉलेज भी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है। ITI का निर्माण हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिल रही होगी ना। भाइयों बहनों, यही फर्क है। पहले बिजली का पैसा, सड़क का पैसा, ये कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में कहां जाता था? और इसीलिए इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संभल जिले की चंदौसी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गुलाब देवी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले मंझावरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जनता समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाप्तवादी पार्टी कर देगी, क्योंकि जनता जानती है कि सपा सरकार के कार्यकाल में गुंडे, अपराधी, माफिया और अपहरणकर्ताओं को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन हमारी सरकार गुंडों, अपराधी और माफियाओं को रोकती भी है और टोकती भी है। अगर फिर भी ना माने तो ठोकती भी है। एक बड़ा से बड़ा गुंडा, बड़ा से बड़ा अपराधी, बड़ा से बड़ा भूमाफिया, बड़ा से बड़ा दंगाई, बड़ा से बड़ा अपहरणकर्ता, आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिला करके जो हमें ताकत दोगे, अभी तो बड़े बड़े मुर्गों को अंदर किया गया है, अभी उनके बहुत सारे ऐसे अंदर बचे हुए, बचे हैं कि नहीं बचे हैं? उन सबको अंदर करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? आप केवल कमल खिला दो। आप ध्यान रखना, 10 मार्च के बाद जो बड़े बड़े गुंडे हैं वो तो जेल के अंदर गए ही हैं। जो गांव गली में अभी कुछ लोगों को धमकाते हैं, अभी समाज चुनाव हुआ है, अभी कल का मतदान हुआ है, 58 में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आप भरोसा रखना, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो यूपी में फिर एक बार 300 पार। प्रदेश के अलग अलग दल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सदस्यता ली। वहीं अखंड राष्ट्रवादी पार्टी से लालजी सिंह और देशभक्त निर्माण पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद विश्वकर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के पुरोधा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री छोटेलाल यादव जी ने आज सपा का दामन छोड़कर भाजपा का दामन पकड़कर राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ काम करने का संकल्प लिया। श्री संदीप सिंह जी चौहान भगवान राम की धरती अयोध्या से पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और उनके साथ विनय सिंह जिला पंचायत सदस्य भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जनता पार्टी को सौंप रहे हैं श्री शशांक शेखर सिंह जी राठौर और इसके पश्चात आचार्य नितिन कुमार सुधीर जी। आचार्य नितिन लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा के कैथी गांव में कई ग्रामीणों ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया। ग्रामीणों के मुताबिक वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर कमल का दामन थाम रहे हैं। तो वहीं सरोजिनी नगर मंडल महामंत्री अनुज पाल और बीजेपी जिला मंत्री रेणु सिंह ने भी सभी ग्रामीणों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इसके साथ ही कैथी गांव के विकास को लेकर जिला मंत्री रेणु सिंह ने हर खबर से खास बातचीत भी की है। राजेश्वर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
भैया इधर सबके ले लेना। अरे भैया आप जाओ, पट्टी आप चलो चलो चाची। और इस समय हम मौजूद है लखनऊ की सबसे हॉट सीट सरोजनी नगर विधानसभा के कैथी गांव में, जहां पर जिला मंत्री रेणु सिंह और महामंत्री अनुज पाल यहाँ पर मौजूद हैं और कई ग्रामीण यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता लेना चाहते हैं, उन्हें वो सदस्यता दिलवाएंगी। आइए बात करते हैं आखिरकार ग्रामीण किस चीज से प्रभावित हुए और क्यों वो बीजेपी में जाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम गौतम है। मैं ग्राम सभा मोहनी खेड़ा में रहता हूँ। मेरा यही स्थान निवास है। और तो हम बीजेपी में ही क्यों चुना आपने? बीजेपी हमें जो है इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि अधिकतर मैं पीड़ित था कि कहीं लूटमार हो रहा है, तो कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं, तो कहीं माफिया गिरी हो रही है, और इन सबसे बातों से हम बहुत पीड़ित थे। और उसके बाद में जब से मोदी जी आए हुए हैं मान्यवर, तब से जो है हम लोगों को बहुत ही राहत मिली है। आप बताइए, यहाँ पर ग्रामीण बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जो गांव की समस्याएं हैं उनको किस तरीके से आप पूरा करेंगे? पहले भी हमारी सरकार ने बहुत कुछ देश को राशन दे रही है, आवास दे रही है, लेटरीन दे रही है, बहुत कुछ बीजेपी सरकार कर रही है। आगे भी फिर आगे भी करेगी, यही हम कहते हैं। आप लोग जो अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी गांव में कई लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहे हैं, कैसे वो परेशानी दूर हो जाएगी? वो दूर हो जाएगी। इस बार जो सरकार बनेगी तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये आप लोग की दूर हो, जो आप लोग चाहते हैं हम लोग दूर करेंगे, खुद आएंगे और दूर भी करेंगे। अनुज पाल जी, आप बताइए, कई लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, काफी उम्मीद लेकर के वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कैथी गांव का विकास हो। किस तरीके से आप विकास करवाएंगे? कैथी गांव का विकास होगा, जैसे कि कई लोगों के कच्चे मकान हैं, उनको आवास का काम होगा। शौचालय, पिछली सरकार में शौचालय काफी दे दिए गए, जो छूट गए हैं उनको इस बार शौचालय भी मिलेगा। राशन संबंधित सबके मतलब सबकी हर समस्याओं को इस बार जो है दूर किया जाएगा। रेणु जी, प्राथमिकता कौन कौन सी होगी? सबसे पहले किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा? पहले जिनको कॉलोनी नहीं मिली है, जो गरीब हैं, अब जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दिलवाया जाएगा। जो गरीब हैं, लेटरीन नहीं मिली उनको लेटरीन मिले। जिनके राशन नहीं कार्ड नहीं बने उनके राशन कार्ड बनवाया जाएगा। यानी देश की जनता की सेवा की जाएगी। अनुज जी, अगर मैं आपसे बात करूं, जिस तरीके से चुनावी मुद्दों पर हम विशेष ध्यान देते हैं, तो इस बार के चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं? चुनावी मुद्दे जो है कि जैसे पिछली सरकार में 500 रुपए वृद्धा पेंशन थी, इस बार हम जो संकल्प पत्र भाजपा का मतलब आया हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्र के कार्यालय का उद्घाटन अनुराग यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर अनुराग यादव ने हर खबर पर बात करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी की लहर है और 10 मार्च को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, प्रत्याशियों में, समर्थकों में जोश भरता जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है, जहां पर मौजूद है अनुराग जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या रणनीति है। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या रणनीति है सर? जीतने के लिए आए हैं। रणनीति क्या है? बराबर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। विपक्ष का काम ही आरोप करना, आरोप लगाना। उनको आरोप कम लगाना चाहिए। जो 7 साल से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार, और जो 5 साल से यहाँ की सरकार चल रही है, दोनों को मिला के जो ये लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, पहले तो उनके काम काज का पूरा लेखा जोखा 5 साल को जनता के सामने रखना चाहिए। ये समय विपक्ष से बोलने का नहीं है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी वो बोल रहे हैं जो 5 साल में वो करेंगे। ये नहीं गिना रहे कि इन्होंने क्या किया है, ये नहीं गिना रहे। ये समय तो जनता के बीच में रखने का है कि आपने संकल्प पत्र में क्या वादा किया था, और इस समय जनता को ये परखने का है कि इन्होंने इस संकल्प पत्र में क्या क्या किया है। लगातार वो उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है लगातार, और हम जीत रहे हैं, कोई हमारे सामने नहीं है। इसका खंडन कैसे करेंगे? देखिए, उनको 5 साल लग गए ये समझाने में। अगर मान लीजिए हम लोगों की पार्टी में गुंडे हैं, तो सरकार तो योगी जी की चल रही थी, 5 साल से क्या कर रहे थे, और 5 साल से आप सफाई नहीं कर पाए। अगर अभी तक आप आरोप लगा रहे हैं गुंडों की पार्टी है, तो 5 साल से सरकार क्या कर रही थी? रोजगार की बात करें, चिकित्सा की बात करें, इन मुद्दों पे
विपक्ष बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको डोमिनेट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए ऐसा होता है, हमारे गांव में कहावत है कि जब किसी की भैंस चोरी करनी होती है ना तो दो चोर आते हैं, एक घंटी लेके उधर जाता है तो गांव उधर भाग लेता है और तब तक ये भैंस चोरी कर ले जाते हैं। यही कहानी है, ये अपना कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। सरकार इसलिए नहीं होती कि आपसे विपक्ष पे आरोप लगाते रहो, सरकार इसलिए होती है कि हम ये वादा कर रहे हैं और 5 साल में ये करके दिखाएंगे। 5 साल बाद जनता परखती है। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय 5 साल से परेशान है इस सरकार से, 7 साल से परेशान है केंद्रीय सरकार से, और इन 7 साल और 5 साल की सरकार ने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। सरोजनी नगर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से सिर्फ एक ही अपील करना चाहेंगे कि 2017 में जितना प्यार हमें दिया था, हम चाहते हैं इस चुनाव में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को जितना हमें वोट दिया था उससे दुगने वोटों को देने का काम करेगी। और लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट यूपी की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। लखनऊ की कुल 9 विधानसभा सीटों में एक लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने इस सीट पर अंजनी कुमार श्रीवास्तव को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अरमान खान को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बसपा ने कायम रजा खान को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने शाहनाज सिद्दीकी के नाम पर मुहर लगाई है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने सपा प्रत्याशी अरमान खान और क्षेत्र की जनता से खास बातचीत की। 171 विधानसभा में मैं मौजूद हूं और मैं जानूंगा कि किन मुद्दों पे पब्लिक वोट करेगी। समाजवादी पार्टी को करती है, कांग्रेस को करती है या बीजेपी को करती है, और अन्य कई पार्टियां हैं। यहाँ पर मैं एक दुकान के पास खड़ा हूँ जो कि मोहन रोड पर स्थित है। मैं जानना चाहूंगा, सर आपका शुभ नाम क्या है, अपना नाम बता दें। धनंजय कुमार। सर आप यहीं के निवासी हैं? जी जी यहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या स्थिति है 2022 के चुनाव की? भैया यहाँ से तो सपा का ही बोलबाला है। हमारे जो लोकल विधायक हैं अरमान भाई, उनका ही बोलबाला है और हमें बहुत खुशी होगी कि वो अपना सीट निकाले 171 से। नहीं ऐसा क्यों कि अरमान भाई ही? नहीं, अरमान भाई अच्छे हैं। 14 महीना से इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किए यहाँ, है ना। जब देश से कोरोना काल में बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा था, तब भी इन्होंने यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को फायदा पहुँचाए हैं। That's why I am with अरमान भाई। ये जानते हैं, कुछ भाई और भी हैं, उनसे पूछते हैं। सर आप अपना शुभ नाम बता दें। मुरारी प्रसाद नाम है। तो किस हिसाब से आप क्या चाह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में क्या बदलाव आने वाला है? नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव इसलिए होना चाहिए कि जो परिस्थितियों से दुकानदारों ने जूझा है, ये सब जो परेशानियां हम लोगों ने उठाई है, इस वजह से बदलाव होना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट होना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से 171 पे अरमान भाई ही हैं। आपके हिसाब से अरमान भाई हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं पश्चिम गई हैं। तो आप 2022 के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरमान। जिस तरह आप देख रहे हैं, हर तरफ जिससे भी बात कर रहे हैं अरमान भाई, अरमान भाई, अरमान भाई। 171 विधानसभा में अरमान भाई के साथ साथ अगर बात करें तो महिला सीट कांग्रेस से भी है और बीएसपी से भी अपनी एक सीट है। लेकिन जिस क्षेत्र पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे अरमान भाई, कुछ हम थोड़ा आगे बढ़े, हमें कुछ भाई और मोहन रोड पे मिले हैं जो 171 विधानसभा पे आते हैं और मैं उनसे जानता हूँ कि इनकी क्या राय है। आपका शुभ नाम क्या है? जी सईद आलम। सईद जी कहाँ रहते हैं? जी हम वैसे तो दरगाह में रहते हैं, लेकिन इधर वाल हमारा फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क पे अपने आए हुए हैं। 2022 का चुनाव नजदीक है, ठीक है, सब पार्टियां फाइट कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इधर एक समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या कौन सी पार्टी यहाँ आ रही है 171 विधानसभा? देखिए 171 से तो हमारे अरमान भाई आ रहे हैं जो कि आपके इसके प्रत्याशी हैं, आपके समाजवादी पार्टी के। अच्छा। और वही जीतेंगे, हम लोगों को पूरी उम्मीद है, क्योंकि कोविड काल में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। सबसे पहले तो बेरोजगार हो गए, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। योगी सरकार ने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है भाई, जिनके लिए किया हो, हम लोगों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम उसके लिए उनको वोट दें या कुछ करें।
एकदम बेरोजगार हैं, सड़क पर हैं, कोई काम धंधा नहीं है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि सड़कें गड्ढों में या गड्ढों में सड़कें। आज हम मौजूद हैं लखनऊ राजधानी के पश्चिम विधानसभा 171 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अरमान खान जी के साथ, और आज इनसे हम जानते हैं कि चुनाव 2022 की जो चुनावी सरगर्मी चल रही है वो जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे तेजी से गर्मी बढ़ती जा रही है राजनीति की। आज हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का क्या रणनीति है, किस प्रकार से ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और किस हिसाब से पब्लिक इनको पसंद कर रही है और क्यों पब्लिक इनको वोट दे। अरमान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरमान जी, ये बताइए कि 2022 का जो चुनाव चल रहा है, आप किस मुद्दे पे चाह रहे हैं कि पब्लिक, ऐसा क्या है कि पब्लिक आपको चुने? देखिए, प्रदेश स्तर पे बहुत सारे मुद्दे जनता के पास में हैं। हम लोगों के पास कम है, जनता के पास ज़्यादा है, क्योंकि जनता ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान सरकार के बहुत ही कष्टों का, तकलीफ़ों का सामना किया है। वो चाहे महंगाई की मार हो, वो चाहे पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, खाने पीने की चीज़ों के दाम, चाहे वो डीएल बनाने में इतना जो महंगे जो 250 में बनता था वो 5500 में बनता है, और इसी तरह जो कई चीज़ों की महंगाई है, प्लस जो नफ़रत की राजनीति इस प्रदेश में हुई है, हिंदू मुसलमान करके सियासत करने की कोशिश हुई है हमेशा, वो ऐसे मुद्दों से जनता तंग आ गई और निश्चित तौर पे वो परिवर्तन का अपना मूड बना चुकी है और 10 मार्च 2022 को इस बात को साबित भी करेगी। क्या लगता है अरमान जी कि अब 2022 के चुनाव में आप देखें तो आपकी सीट के सिवा दूसरी सीट में आपका विरोधी कौन नजर आता है? हम लोगों का विरोध किसी से नहीं है, हम लोग निश्चित तौर पे ये सीट जीत रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत रहे हैं। अरमान जी, इससे पहले चुनाव लड़ने से पहले जब टिकट नहीं मिला था, उससे पहले जनता की हमने राय ली, जनता से पता चला कि आपने काफ़ी कार्य किए हैं, जैसे एम्बुलेंस को लेकर, तो कोविड काल पर किस प्रकार कार्य किए गए आपकी तरफ से? देखिए, लखनऊ पश्चिम विधानसभा की सम्मानित जनता मेरा परिवार है। परिवार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों से मैं एक परिवार का सदस्य होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा हूँ। जहाँ जैसे मुझसे हो सकता है, मैं जिस तरीके से सक्षम हूँ, मैं अपने सम्मानित जनता की, इस परिवार की अपनी सहायता करने का प्रयास करता हूँ। और ये मैं कोई किसी पे एहसान नहीं करता, ये कर्म इसलिए है कि ईश्वर हम लोगों से राज़ी हो और फल देने वाला वही है। क्या लगता है अरमान जी, 2022 के चुनाव में अगर आप विजयी घोषित होते हैं तो किस प्रकार से आप जनता के बीच में आएंगे? जैसे पहले आपने कार्य किए हैं, आगे आने वाले समय पे क्या चीज़ नई होंगी आपके लिए कि जनता के लिए, जिससे उनको काफ़ी और भरोसा मिलेगा और उनको काफ़ी चीज़ों का, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े? ऐसा क्या नया करेंगे? देखिए, इस विधानसभा में जो भी पिछले प्रतिनिधि रहे हैं, उन लोगों ने भेदभाव की दृष्टि से काम किया है। किसी एक वर्ग का काम किया तो किसी एक वर्ग का काम नहीं किया, किसी एक क्षेत्र का विकास किया तो किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं किया। लेकिन जो हम लोगों का नज़रिया है, वो नज़रिया सर्वधर्म, सर्व समाज, सर्व वर्ग के लोगों को साथ में मिला करके इस इलाके का, इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का, संपूर्ण विधानसभा का विकास करना है। और हम लोग यही दृष्टिकोण के साथ में पूरे 5 साल काम करेंगे, और इसलिए भी काम करेंगे कि 2027 के चुनाव में हमें फिर इसी जनता के सामने जाना है, तो हम ऐसा कार्य करें जिससे जनता खुश रहे और हमें इससे वोट मांगना ना पड़े, बल्कि वोट अपने आप मिले। तो ये थे हमारे साथ 171 पश्चिम विधानसभा से अरमान खान जी, जिनका मानना है कि इनकी जीत निश्चित है और हमें वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कार्य बोलते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं आनंद सिंह, हर खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।